सीधे शुरू करते हैं। इस खास एक्सप्लेनर में स्वागत है। जब भी कोई स्विच ऑन होता है तो पलक झपकते ही रोशनी हो जाती है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि उस एक स्विच के पीछे इंजीनियरिंग का कितना बड़ा और सच कहूं तो कितना जटिल ब्रह्मांड काम कर रहा है? आज उसी ब्रह्मांड के धड़कते हुए दिल यानी प्राइम मूवर्स को डिकोड किया जाएगा। हमारा पावर ग्रिड एक विशाल, एक साथ धड़कने वाले दिल की तरह है और ये भारी भरकम मशीनें ही वो ताकत हैं जो इसे बिना रुके धड़काती रहती हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए समझते हैं कि आखिर ये प्राइम मूवर है क्या भला। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी मशीन है जो किसी ईंधन या तरल पदार्थ की प्राथमिक ऊर्जा को यानी प्राइमरी एनर्जी को उस मैकेनिकल एनर्जी में बदल देती है जो जनरेटर्स को घुमाने के लिए जरूरी है। कुल मिलाकर ये गर्मी और भारी दबाव को रोटेशन यानी घुमाव में बदलने का एक अद्भुत विज्ञान है। आज के इस चर्चा के मुख्य पड़ाव कुछ इस तरह होंगे। सबसे पहले प्राइम मूवर्स का परिचय, फिर स्टीम टरबाइन की पूरी संरचना, उसके बाद स्टीम डिले के पीछे का गणित, फिर स्पीड गवर्नर्स का कंट्रोल सिस्टम और आखिर में गैस टरबाइन और डीजल इंजनों की तकनीक पर बात होगी। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, प्राइम मूवर्स से एक सीधा परिचय। अगर इन मशीनों को उनके ईंधन के आधार पर बांटा जाए तो तस्वीर काफी दिलचस्प हो जाती है। चाहे वो कोयले या परमाणु ऊर्जा से उबलने वाले पानी की भाप हो, गैस और हवा का मिश्रण हो, या फिर सीधे पानी और हवा की प्राकृतिक ताकत, ये वर्गीकरण हमें इस बात का एक बहुत ही साफ ओवरव्यू देता है कि पावर जनरेशन का ये पूरा इकोसिस्टम असल में कितना विशाल और विविध है। आइए अब दूसरे हिस्से पर चलते हैं और पावर ग्रिड के असली वर्कहॉर्स यानी स्टीम टरबाइन की संरचना को गहराई से समझते हैं। यहाँ एक सिंगल रीहीट टैंडम कंपाउंड स्टीम टरबाइन का लेआउट देखा जा सकता है। ध्यान दीजिए कि कैसे एकदम हाई प्रेशर वाली भाप बॉयलर से निकलकर सीधे सिस्टम में घुसती है और उन भारी भरकम ब्लेड्स पर जबरदस्त फोर्स डालती है। सच मानिए, ये पूरी प्रक्रिया बेहद ही सूक्ष्म और कमाल की इंजीनियरिंग का रिजल्ट है। इस सटीक प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप देखा जाए तो शुरुआत हाई प्रेशर यानी एचपी स्टेज में भाप के आंशिक विस्तार से होती है। फिर बची खुची ऊर्जा को वापस पाने के लिए इसे दोबारा रीहीट किया जाता है। इसके बाद इंटरमीडिएट प्रेशर स्टेज और आखिर में लो प्रेशर स्टेज आती है। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे हमारे इंजीनियर्स भाप के वापस पानी बनने से पहले उसकी ऊर्जा की आखिरी बूंद तक को निचोड़ लेते हैं। अब डिज़ाइन की बात करें तो मुख्यतः दो तरह के कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। टैंडम कंपाउंड डिज़ाइन में सभी स्टेजेस एक ही सिंगल शाफ्ट पर मौजूद होते हैं। इसके उलट क्रॉस कंपाउंड में ये स्टेजेस दो अलग अलग शाफ्ट पर बटे होते हैं जो 3600 और 1800 आरपीएम जैसी अलग अलग गति पर घूम सकते हैं। ये असल में मशीन की डिज़ाइन को सिंपल रखने और उसे चलाने में फ्लेक्सिबिलिटी देने के बीच का एक परफेक्ट बैलेंस है। अब वक्त है हमारे तीसरे हिस्से का। ये हिस्सा थोड़ा गणित और फ्लूइड डायनामिक्स की उस चुनौती के बारे में है जिसे स्टीम डिले कहा जाता है। यहाँ एक बड़ा ही लाजवाब सवाल खड़ा होता है। जब इलेक्ट्रिकल ग्रिड पर अचानक से पावर की डिमांड बढ़ जाती है तो ये विशालकाय टरबाइन तुरंत यानी उसी सेकंड रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर पाते? सोचिए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे समुद्र के बीचों बीच किसी भारी भरकम कार्गो जहाज को अचानक मोड़ने की कोशिश करना। ग्रिड को बिजली अभी चाहिए, लेकिन भारी भाप को आगे बढ़ने में अपना समय लगता है। इस देरी का सीधा कारण इन मशीनों के मैकेनिकल डिलेज में छिपा है। स्टीम चेस्ट डिले में इनलेट पाइपिंग को चार्ज होने में ही 0.2 से 0.3 सेकेंड लग जाते हैं। इसके बाद रीहीटर में भाप का वॉल्यूम इतना ज्यादा होता है कि वहां 5 से 10 सेकेंड की भारी देरी हो जाती है। और हाँ, कंट्रोल वॉल्व्स भी पलक झपकते ही तो खुल नहीं सकते। जटिल इंजीनियरिंग और लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स को किनारे रखकर अगर इन सरल यांत्रिक देरी को समझ लिया जाए तो पूरी समस्या शीशे की तरह साफ हो जाती है। क्योंकि भाप को कंट्रोल करने में समय लगता है, इसीलिए हमें अपने चौथे हिस्से की जरूरत पड़ती है, जो है स्पीड गवर्नर्स और कंट्रोल सिस्टम को सुरक्षित और स्थिर रखने के लिए ये स्पीड गवर्नर का फीडबैक लूप बिना रुके काम करता है। इसमें स्पीड सेंसर एक पल के लिए भी नहीं रुकते। वो लगातार सर्वो मोटर्स को कमांड देते हैं कि फ्यूल कंट्रोल वॉल्व को कम या ज्यादा कैसे करना है। यही लूप पूरे ऑपरेशन का दिमाग है जो मशीन को बेकाबू होने से रोकता है। ऑपरेशन को स्टेबल रखने के लिए एक बहुत ही चतुर तकनीक का इस्तेमाल होता है जिसे स्पीड ड्रूप कहते हैं। इसमें जैसे ही पावर की मांग बढ़ती है, जानबूझकर मशीन की स्पीड में 2 से 3% की कमी कर दी जाती है।
सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन ये एक अचूक तरीका है जिससे ग्रिड से जुड़े कई जनरेटर आपस में लोड को एकदम सही और बराबर तरीके से बांट लेते हैं। और इस नियंत्रण को जमीन पर उतारने के लिए वॉल्व्स की एक पूरी फौज मौजूद होती है। बारीक स्पीड कंट्रोल के लिए गवर्नर वॉल्व्स होते हैं। अगर स्पीड 115% तक तेज हो जाए तो उसे थामने के लिए इंटरसेप्ट वॉल्व्स काम आते हैं। लेकिन अगर बात 120% की खतरनाक लिमिट तक पहुंच जाए तब इमरजेंसी स्टॉप वॉल्व बिना कोई रिस्क लिए पूरे सिस्टम को तुरंत ट्रिप कर देते हैं ताकि कोई बड़ी तबाही ना हो। चलिए अब अपने आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं। यहाँ गैस टरबाइन और डीजल इंजनों की फुर्तीली और आधुनिक तकनीकों पर नजर डाली जाएगी। स्टीम से हटकर कंबाइंड साइकिल गैस टरबाइन का ये डिज़ाइन वाकई में एक मास्टरपीस है। यह तकनीक गैस टरबाइन से निकलने वाले 500 डिग्री के खौलते हुए एग्जॉस्ट को हवा में बर्बाद नहीं होने देती, बल्कि एक हीट रिकवरी बॉयलर उस गर्मी का इस्तेमाल करके पानी उबालता है और उससे एक और सेकेंडरी स्टीम टरबाइन चला देता है। सच में एक पंथ और दो काज। और इन दोनों साइकिल्स को एक साथ जोड़ने का नतीजा क्या है? एक जादुई आंकड़ा 55%, 55% की थर्मल एफिशिएंसी। पुराने स्टैंडअलोन डिज़ाइनों को देखें तो उसके मुकाबले यह एक बहुत बड़ी और क्रांतिकारी तकनीकी छलांग है। हालांकि इस पूरी चर्चा में डीजल और इंटरनल कंबशन इंजनों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। भले ही ये विशाल टर्बाइन्स के सामने छोटे हों, लेकिन इनमें फ्यूल और हवा का एकदम सटीक गणितीय मिश्रण होता है। यही फुर्ती ने एक क्रिटिकल सेफ्टी नेट बनाती है जो कुछ किलोवाट से लेकर कई मेगावाट तक स्थानीय ग्रिड्स और अस्पतालों को आपात स्थिति में तुरंत बैकअप पावर देते हैं। देखा जाए तो ये उद्योग बहुत तेजी से बदल रहा है। पुराने हाइड्रोलिक स्प्रिंग्स और पायलट वाल्व्स का समय अब पीछे छूट रहा है। आधुनिक नॉन लीनियर कंट्रोल के विकास ने अब स्मार्ट, एडेप्टिव और तेज इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर्स की एक पूरी नई दुनिया खोल दी है। सिस्टम अब पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट हैं। इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। हम जानते हैं कि भारी भरकम रोटर्स ग्रिड को एक महत्वपूर्ण भौतिक जड़त्व यानी इनर्शिया देते हैं। लेकिन जैसे जैसे दुनिया सोलर जैसी रिन्यूएबल ऊर्जा की ओर बढ़ रही है, जिसमें घूमने वाला कोई बड़ा रोटर होता ही नहीं है, तो भविष्य के ग्रिड उस इनर्शिया की भरपाई कैसे करेंगे जो इन प्राइम मूवर्स ने हमें एक सदी से भी ज्यादा समय तक दिया है? यह एक ऐसा सवाल है जो हमारे भविष्य की दिशा तय करेगा। इस एक्सप्लेनर का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। अगली बार एक और दिलचस्प विषय के साथ फिर मिलेंगे।